भारत का सबसे बदनसीब ठगा हुआ नागरिक ईमानदार करदाता, जो ईमानदारी से कर दे करके अपने कर्तव्य को निभाता है और उसकी एवज में उसको मिलता है आंदोलन जीवियों की प्रताड़ना। ये ईमानदार करदाता बिजनेसमैन भी हो सकता है, ये आम नागरिक भी हो सकता है, ये नौकरी पेशा भी हो सकता है। जब ये दिल्ली के आसपास निवास करता है और दिल्ली के अंदर एंटर होना चाहता है तो इसको आंदोलन जीवियों की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। कई बार रोड ब्लॉक करने की वजह से इसको ऑफिस में लेट पहुंचने पर डांट भी पड़ती है, तो बिजनेस की मीटिंग में घाटा भी हो जाता है। कोई असाइनमेंट कई बार मिल जाता है तब वह इस जाम और रोड ब्लॉक की वजह से पूरा नहीं हो पाने के कारण इसके इंक्रीमेंट पर फर्क पड़ता है। कई बार प्रोजेक्ट इसके हाथ से निकल जाते हैं, तो कई बार आम आदमी की तरह जब ये अपॉइंटमेंट लेता है इंटरव्यू का या फिर अपने ओपीडी का या फिर इमरजेंसी सुविधाओं का, तो लेट पहुंचने के कारण इसका अपॉइंटमेंट भी रद्द हो जाता है। दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं हमेशा एजेंडाधारी आंदोलन जीवियों की वजह से आम नागरिक को, जो ईमानदारी से कर देते हैं। चाहे वन रैंक वन पेंशन का मामला हो, चाहे जाट एगिटेशन का मामला। जाट एगिटेशन में किस तरह से बदमाशी की गई थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोड के ऊपर हमारे यात्रियों के वाहनों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था और सरकार मुखबधीर की तरह चुपचाप दर्शन देख रही थी। उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो केंद्र सरकार लेके आई थी, जिसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एजेंडाधारियों ने हायर मोदी, मर जा मोदी के नारे लगाते हुए किस तरह से दिल्ली के अंदर पूरे देश को बदनाम किया था। जब ट्रंप आए थे तो किस तरह आगजनी हुई थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन की जो बिल केंद्र सरकार लेके थी, उसके ऊपर पुनः एजेंडाधारियों ने 1 साल 4 महीने 2 दिन तक दिल्ली को बंधक बना लिया था। फिर जब दिल्ली में एंटर हुए थे तो लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडे को लहरा करके पूरे देश को बदनाम किया था। यह भी किसी छुपा हुआ नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा परेशान हुआ था आम नागरिक, जिसका कोई इन आंदोलन से न लेना था, न देना था, न सपोर्ट करा था, न इसके विरोध में था। उसको डेली रूटीन पर अपना काम करना था, वो काम उसकी आंदोलन की वजह से प्रभावित हुआ। उसके बाद ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक हो, उसके ऊपर भी पूरे देश को वापस से बंद करने का प्रयास किया गया, भारत बंद का आह्वान किया गया। जब भी न्याय संहिता के अंदर ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा से कानून लेके आ जाती है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने में फेल साबित होती है और पीठ दिखा करके वापस से उन कानूनों को वापस ले लेती है। एथलेटिक का स्ट्राइक हो, चाहे ब्रजभूषण सांसद जो थे, उनके खिलाफ एजेंडाधारी पहलवानों का कोई अपना पर्सनल ग्रज था, लेकिन पर्सनल ग्रज को लेकर के फिर से दिल्ली को बंधक बना लिया गया और परेशान का सबक देखने को मिला दिल्ली की आम जनता को। या अगर आपको कानून को होगा, उसके बाद अब ये नया प्रोटेस्ट आया है एजेंडाधारियों का, जब कुछ मामला ही नहीं है। पुनः फार्मर प्रोटेस्ट 2024 जिंदाबाद, खालिस्तानी नारा लगाने वाले या खालिस्तानी झंडा लहराने वाले और प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर बनने के और मोदी के ग्राफ को नीचे गिराने वाले लोग इस बार मंसूबे में कामयाब होने के तैयार बैठे हैं दिल्ली को बंधक बनाने के लिए शंभू बॉर्डर के पास। फार्मर प्रोटेस्ट 2024 के नाम यह एजेंडाधारी उग्रवादी होकर के आंदोलन करते हैं। इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि ना तो भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के कानून को मानते हैं। हम सबकी सुरक्षा में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को तो इस कदर पीटते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती, चाहे आंसू गैस के गोले दागो, चाहे या फिर लाठी चार्ज करो। इनका प्रति उत्तर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह आंदोलनजीवी उग्रवादी पत्थर भी फेंकते हैं, गोली भी चलाते, तलवार से पुलिस वालों को मारते भी है। तो इनको किस तरह से कंट्रोल करोगे सरकार, ये समझ में नहीं आता है। सरकार इन आंदोलनजीवियों को हैंडल करने में हर बार फेल नजर आ रही है। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में जब लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया था खालिस्तानी, उस समय भी हमने देखा था किस तरह से पीट कर पुलिस वालों को नीचे फेंक दिया था, जो 20 फीट की गहरी खाई थी लाल किले के पास में। अभी भी फार्मर प्रोटेस्ट 2024 में हमने देखा है हरियाणा पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर किस तरह से यह एजेंडाधारी हिंसक प्रवृत्ति के आंदोलनजीवी उग्रवादी पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और पुलिस मजबूर होकर मुखबधीर की तरह तमाशा देख रही है। दिल्ली को बंधक बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर के पास बैठे हुए हिंसक प्रवृत्ति के उग्रवादियों की डिमांड अगर केंद्र सरकार एज इट इज मान लेती है, देश आर्थिक दिवाली पर उतर जा सकता है। सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी की गारंटी, यानी कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून लाए और सभी प्रकार की फसलों को खरीद करे। सभी प्रकार के कर्जों की माफी हो किसानों के। मनरेगा के अंदर कम से कम 200 दिन का काम मिले और प्रतिदिन 700 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी दी जाए। 60 साल के ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जाए। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों की जमानत रद्द और उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तरह की इन्होंने डिमांड रखी। अब हम बात करें एमएसपी की। सबसे पहले वर्तमान में 24 फसलों के ऊपर केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है। इन 24 फसलों में से भी 25% उत्पाद ही एमएसपी पर खरीदती है, जिसका 2.5 लाख करोड़ का आर्थिक बोझ केंद्र सरकार के ऊपर सालाना पड़ता है। मान लो सभी फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी दे दी जाती है और उनको केंद्र सरकार खरीद करती है, तो अमूमन बाजारी कीमत के अकॉर्डिंग 40 लाख करोड़ का बोझ केंद्र सरकार के ऊपर आ जाएगा। यह 40 लाख करोड़ का बोझ, भारत सरकार का हेल्थ बजट होता है 1 लाख करोड़ रुपए सालाना, उसका 40 गुना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 11 लाख करोड़ रुपए के लगभग होता है, उस लगभग उसका 4 गुना होगा। सिक्योरिटी बजट, सेफ्टी बजट, डिफेंस बजट लगभग 6 लाख करोड़ रुपए सालाना आता है, उसका 7 गुना होगा। चलो अभी इन किसानों की मांगों को मान भी लिया जाए और दोनों के बीच में सुलह हो जाती है कि यदि लिया जाए और केंद्र सरकार यह गारंटी दे दे कि अभी जिन फसलों पर 24 फसलों पर एमएसपी की दाम तय किए गए, उन्हीं फसलों को केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी के तहत खरीद करेगी पूरी की पूरी, तो भी इसकी बाजारी कीमत होती है 10 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए सालाना का आर्थिक बोझ केंद्र सरकार के ऊपर आ जाएगा, जो डिफेंस बजट का लगभग दुगना, हेल्थ बजट का 10 गुना होगा। इसके अलावा दूसरी डिमांड, जो 10,000 रुपए मासिक पेंशन 60 साल से ऊपर के किसान है। देश के अंदर लगभग 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। उस 12 करोड़ में से सपोज करो हम 10% किसान मानते हैं जो कि 60 साल के ऊपर है। यदि 10
1000 रुपए मासिक पेंशन उनको दी जाए तो 1.2 लाख यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्चा इसके ऊपर भी भारत सरकार का बोझ बढ़ेगा, किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा कर्ज माफी, जो भी 1 लाख करोड़ रुपए सालाना के ऊपर कर्ज माफी में खर्च हो जाएगा। यानी कि अगर किसानों की बात की जाए, उस पर आर्थिक बजट फिक्स किया जाए तो लगभग अमूमन पूरा देश का बजट एक तरफ होगा, किसानों का बजट पूरा एक तरफ होगा। आप समझ सकते हैं किस तरह का आर्थिक दिवालियापन की ओर देश चला जाएगा। देश ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 साल के अंदर पूरा दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान जैसी हालत देश की हो जाएगी यदि इन वर्तमान मांगों को एज इट इज मान लिया जाए। तो आप सोचिए किस तरह का आंदोलन ये किसान के नाम पर उग्रवादी कर रहे हैं और देश को बंधक बना रहे हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है कि लोकसभा चुनाव में जो मोदी की लोकप्रियता है उसको कैसे कम किया जाए और देश में माहौल बनाया जाए विपक्ष इंडी भिंडी गठबंधन के फेवर में।